Hello students. Yesterday we have taken destruction part of the Hitler and the Nazism. So the last para is remaining. Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that Nazis wanted. स्पेशल सर्विलियंस यानी कि जो स्पेशल सर्विलियंस यानी कि जो पेट्रोलिंग वाली जो फोर्सेस थी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन सभी को नाजिस ने जैसे वो चाहते थे वैसे ही कंट्रोल कर लिया था. अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द SA और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, इसके अलावा पहले से ही जो रेगुलर पुलिस थी ग्रीन यूनिफॉर्म में, ऐसे यानी कि स्टॉर्म ट्रूपर्स जो हैं उसमें गैस्टापो जो कि सीक्रेट स्टेट पुलिस हुआ करती थी, एंड SS द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स जो होते थे, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस, ये सभी पुलिस जो हैं उनको अपॉइंट किया गया था. इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी नई ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज की, दैट गेव नाजीज स्टेट इट्स रेपुटेशन as the almost dreaded criminal state. People could now be detained in Gestapo torture chambers. अब जो लोग थे वो अब डिटेन हो चुके थे गेस्टापो में. गेस्टापो टॉर्चर जो चैम्बर्स थे उनके अंदर डिटेन हो चुके थे जो लोग थे जिनके ऊपर भी जो सज़ा वगैरह वो जो दी जा रही थी. राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, उन लोगों को सेंड किया जा रहा था कंसंट्रेशन कैंप्स में. कंसंट्रेशन कैंप जो थे उन्हें फाइनल सोल्यूशन कहा जाता था और वो जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे उनमें लोगों को डेथ के लिए भेजा जाता था. डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स, उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता था उनकी इच्छानुसार, जो भी नाजीज़ की जो इच्छा होती थी उनके इच्छानुसार, और उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता था बिना किसी भी लीगल प्रोसीजर के, यानी कि कोई भी लीगल प्रोसीजर सॉल्व किए बिना या उनको अपनी बचाव का कोई भी रास्ता दिए बिना उन्हें जेल भेज दिया जाता था या फिर कंसंट्रेशन कैंप, फाइनल सोल्यूशन मीन्स डेथ के लिए भेज दिया जाता था. द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी, पुलिस फोर्सेस जो हैं उनको एक्वायर्ड मिली थी पावर्स जो उन्हें मिली थी टू रूल विद इम्प्यूनिटी, यानी कि सिर्फ नाजिज्म के विचारों के अनुसार ही वो लोग क्या कर सकते थे, अपनी बातों को रख सकते थे या अपना जो भी स्टेट ऑफ वर्किंग जो है वो सॉल्व कर सकते थे. अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई डिस्ट्रक्शन की कि क्या क्या डिस्ट्रक्शन किया जो नाजी पार्टी थी उसने आते ही. अब हम बात करेंगे रिकन्स्ट्रक्शन की. हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट ज़ामर शैशेट. हिटलर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उस कंट्री की, क्योंकि जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी. जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और उसके इंडस्ट्रियल एरिया या फिर हम ये कह सकते हैं उसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो सभी कहाँ जा चुके थे, अदर कंट्रीज़ के हिस्से में जा चुके थे, जो कि उसके कंपनसेशन के बतौर में गए थे. तो हिटलर ने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए इकोनॉमिस्ट ज़ाल्मर शैशेट को अपॉइंट किया, जिसका एम था फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट. जिसका एम क्या था, फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, यानी जो पूरे जर्मनी में जितने भी लोग हैं जो भी एबल टू एम्प्लॉयड हैं यानी जो काम करने के योग्य हैं उन सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए. थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, एक स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के थ्रू, यानी कि स्टेट यानी गवर्नमेंट ने एक फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था. दिस प्रोजेक्टेड प्रोड्यूस्ड द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज़, इस प्रोजेक्ट से प्रोड्यूस हुआ फेमस जर्मन सुपर हाईवे, जो फेमस सुपर हाईवे है जर्मन का, एंड द पीपल्स कार, लोगों की कार, जिसे लोगों की कार कहा जाता था यानी आम जनता की कार जिसे कहा जाता था, जिसका नाम था वॉल्क्सवैगन. पीपल्स कार उसे नाम दिया गया, उस कार का नेम था वॉल्क्सवैगन. फॉरेन पॉलिसी में हिटलर एक्वायर क्विक सक्सेसेस. देखिए फॉरेन पॉलिसी
के अंदर भी, यानी जितनी जल्दी वो कंट्री के अंदर रिजल्ट्स लाने की कर रहा था, उससे ज़्यादा जल्दी उसे फॉरेन पॉलिसी की थी। हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस, ही पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। उसने अपने आप को, यानी कि जर्मनी को उसने लीग ऑफ नेशंस से 1933 में उसने रीग ऑफ नेशंस से, जो कि पूरी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, लीग ऑफ नेशंस से अपने पैर बाहर खींच लिए। रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936, और राइनलैंड को वापस से 1936 में उसने रीऑक्यूपाई किया। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। और 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी वापस से एक हो गए, और उस एक होने का जो फर्स्ट जो स्लोगन था वो था वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, कि एक ही प्रजा होगी, यानी एक ही जनता होगी, पीपल ऑफ द कंट्री होंगे, एक ही एम्पायर होगा, एक ही साम्राज्य होगा, और एक ही लीडर होगा। ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेटेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। फिर उसके बाद वो रेस्ट जर्मन स्पीकिंग, यानी कि वो गया जर्मन स्पीकिंग जो सुडेटेनलैंड है चेकोस्लोवाकिया से, एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री, और उसने पूरी कंट्री को एक साथ लाने का फैसला किया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। इन सभी में वो एक अनस्पोकन सपोर्ट बन गया इंग्लैंड का, विच हैड कंसीडर्ड द वर्सेल्स वर्डिक्ट टू हार्श, जिसमें वर्सेल्स का जो वर्डिक्ट है वो बहुत कठोर था। ये जितने भी जो सपोर्ट हुए, अनस्पोकन सपोर्ट था इंग्लैंड का इसमें, क्योंकि उसने वर्सेल्स की जो संधि हुई थी, यानी जिसमें इसके सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ को, जर्मन के सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ को अदर कंट्रीज़ वाला ले लिया गया था, उसको एक बहुत ही कठोर डिसीज़न माना गया। दीज क्विक सक्सेसेस एट होम, और अपने कंट्री के अंदर ही जब ये बहुत ही जल्दी इसे जब ये सक्सेस मिल गई, एंड अब्रॉड सीम्ड टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। अब्रॉड में भी जब उसे सफलता मिली तो उसे कंट्री की क्या समझा गया, किस्मत समझा गया। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हेयर, तो हिटलर ने देखिए अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी इकोनॉमिक रिकवरी, इन सभी पर बहुत अच्छे से काम किया, और इन सभी पर काम तो उसने किया, और जो भी वो चाहता था वो सारी चीज़ें उसने अप्लाई कर दी, और अपने कंट्री को एक सक्सेसफुल वे जो है उसकी तरफ ले गया। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, हिटलर यहीं पर नहीं रुका। सैशेट हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट एज द स्टेट स्टिल रन ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग। सैशेट, यानी कि जो इसने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जो पर्सन को जिसको इसने अपॉइंट किया था, सैशेट, उसको इकोनॉमिक रिकवरी के लिए अपॉइंट किया था। तो जब सैशेट ने इसे एडवाइस किया कि इसे ज़्यादा जो बड़े इन्वेस्टमेंट हैं वो आर्मामेंट, यानी कि जो भी लड़ाई झगड़ों वाले जो साधन हैं, यानी रिवॉल्वर है, यानी कि आर्म्स पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एज द स्टेट स्टिल रन, क्योंकि स्टेट जो है वो पहले से ही डेफिसिट फाइनेंसिंग पर रन कर रहा है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मीन्स होता है कि जब किसी भी कंट्री में पैसों की जब कमी हो जाती है, या डेफिसिट यानी घाटे में जब इकोनॉमी चली जाती है, तो उस घाटे को नए नोट प्रिंट करके पूरा किया जाता है। तो वो जो कंडीशन होती है उससे हमारी जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो किसी और कंट्री के मुकाबले गिर जाती है। तो पहले ही स्टेट जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग की जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर चुका था। कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। कॉशियस पीपल यानी जो चिंतित लोग थे, उनकी कोई जगह नहीं थी नाजी जर्मनी में। जब हिटलर ने ये एडवाइस सुनी सैशेट की कि ऐसा मत करो, नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो हिटलर ने कहा कि यहाँ पर इतने चिंता करने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। हिटलर हैड टू लीव, और हिटलर को वहाँ से जाना पड़ा, यानी हिटलर को वहाँ से अपनी जो पोस्ट थी उससे निकाल दिया गया। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग। हिटलर ने वॉर को चूज़ किया एज अ वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस,
इकोनॉमिक क्राइसिस को बंद करने यानी इकोनॉमिक क्राइसिस का सल्यूशन करने की बजाय हिटलर ने क्या सोचा कि सबसे पहले क्या किया जाए, वॉर को उसने चूज़ किया कि सबसे पहले हमें वॉर करना है और अदर कंट्रीज से जो भी हमारे जो एरियाज़ हैं उन्हें वापस लेना है। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड, रिसोर्सेज जो हैं वो वापस से एक्यूमुलेट किए गए थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, क्योंकि जब भी हिटलर का ये मानना था कि जैसे ही जो एक्सपेंशन होगा टेरिटरी का, यानी जैसे ही हमारे देश की सीमाएं बढ़ेंगी, रिसोर्सेज तो अपने आप आ जाएंगे, और जब रिसोर्सेज आ जाएंगे तो इनकम तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड को हरा दिया। दिस स्टार्टेड अ वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड, और इस तरीके से एक वॉर स्टार्ट हुआ, यानी कि इसी कॉन्टीन्यूस जो चल रही है सीरीज़, इसी में यानी कि उसने जब वॉर को चूज़ किया था इकोनॉमिक क्राइसिस को सुधारने की बजाय, तो सितंबर 1939 में जर्मनी ने आक्रमण कर दिया किस पर, पोलैंड पर। और पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद उसका जो वॉर है वो फ्रांस और इंग्लैंड से भी स्टार्ट हो गया। इन सितंबर 1940 में एक ट्री पार्टी पैक्ट हुआ, यानी कि तीनों पक्षों के साथ, तीनों पक्षों में आपस में समझौता हुआ। वॉज साइंड बिटवीन कौन कौन सी 3 कंट्रीज थी, जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, इटली और जापान में समझौता हुआ। स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, और इस संधि ने यानी इस समझौते ने हिटलर की पावर को इंटरनेशनल बेसिस पर बहुत मजबूत बनाया, यानी जर्मनी जो था अब वो हिटलर की वजह से बहुत जाना जाने लगा था। पपेट रिजाइम्स, यानी ऐसे रिजाइम्स जो कि कठपुतली मात्र थे, सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी, वो नाजी जर्मनी को सपोर्ट करने लगे। वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, एक बहुत ही बड़े लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप में इंस्टॉल किया गया उसे। बाय द एंड ऑफ 1940 के एंड में हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर, हिटलर जो था वो अपनी ही पावर में सबसे ऊपर पहुंच चुका था। तो एंड ऑफ 1940 के बाद हिटलर जो था वो अपनी पावर्स में सबसे ऊपर पहुंच चुका था। तो इस तरीके से देखिए हिटलर ने इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने की बजाय किसको सेलेक्ट किया, वॉर को सेलेक्ट किया, और वॉर को सेलेक्ट करने के बाद उसने फ्रांस, इंग्लैंड और पोलैंड से युद्ध किया, और उसके बाद एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, यानी 3 कंट्रीज़ जो हैं, इन तीनों कंट्रीज़ में एक समझौता हुआ जिसमें हिटलर को एक इंटरनेशनल पावर घोषित कर दिया गया। हिटलर जो था वो एक इंटरनेशनल पावर बन चुका था, और जो पपेट रिजाइम्स थे, यानी ऐसे रिजाइम्स जो कि कठपुतली मात्र थे हिटलर की, उन सभी ने नाजी जर्मनी को सपोर्ट किया। वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट यूरोप का वो था। अब ये देखिए मैप में हम देख सकते हैं 1942 में ये जो मैप है एक्सपेंशन ऑफ नाजी पावर, नाजी की जो पावर है, ये देखिए ये तो है जर्मनी हमारा, ये तो हमारा जो जर्मनी है, जर्मनी के आसपास ये जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारा जो एरिया है, इसमें ग्रेटर जर्मनी जो है, ये लाइट कलर से जो आपको शो कर रहे हैं, ये देखिए ग्रेटर जर्मनी, ये रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, इटली, ये आपका ब्लैक सी, कैस्पियन सी, फिनलैंड, आपका बिस्तोनिया, ये सारी की सारी जो एरिया है ये जर्मनी के अंडर में हो गई थी, यानी कि ऑलमोस्ट जो यूरोप है वो जर्मनी के अंडर में आ गया था। हिटलर नाउ, अब हिटलर जो था वो एक काफ़ी अच्छी जो पावर है वो बन गया था। हिटलर नाउ मूव्ड टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्क्वेरिंग ईस्टर्न यूरोप, अब हिटलर का जो मेन मोटिव था वो था ईस्टर्न यूरोप की तरफ जाना। ईस्टर्न यूरोप की तरफ हिटलर जाना चाहता था, और हिटलर चाहता था कि अब ईस्टर्न यूरोप, यानी अब वेस्टर्न यूरोप तो मेरा हो ही चुका है, अब मुझे किस तरफ जाना है, ईस्टर्न यूरोप, और उसको भी मुझे अपने रिजाइम में शामिल करना है। इन सितंबर 1939 में जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, जर्मनी ने ही वॉन्टेड टू इंश्योर फूड सप्लाई, वो चाहता था कि फूड सप्लाई को इंश्योर किया जाए, एंड लिविंग स्पेस ऑफ, और जो लिविंग स्पेस था जर्मन्स का उसको भी इंश्योर किया जाए, यानी जर्मन्स जो हैं उनके पास क्या फूड सप्लाई है, कैसे उनका लिविंग स्पेस है, यानी कि अब वो चाहता था कि उसके जो कंट्री के लोग हैं वो स्टैंडर्ड के साथ रहें।
ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941। उसने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया, यानी जो उस समय बहुत बड़ी एक पावर थी, सोवियत यूनियन पर हिटलर ने अटैक किया। देखिए हिटलर जो है इस समय हम देख रहे हैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जो पावरफुल है वो हो चुका है, और अब बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं पूरे वर्ल्ड की उनके सामने टक्कर लेने लगा है। तो हिटलर ने अटैक किया सोवियत यूनियन, यानी जर्मनी ने अटैक किया सोवियत यूनियन पर जून 1941 में। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर, इस हिस्टोरिक ब्लंडर में हिटलर एक्सपोज्ड द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। इस हिस्टोरिक ब्लंडर में, यानी कि इस आत्मघात में, हिटलर ने एक्सपोज कर दिया अपने जर्मन वेस्टर्न फ्रंट को ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग, यानी कि उसका जो ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर बॉम्बिंग की, एरियल बॉम्बिंग। और ईस्टर्न फ्रंट जो था उसके सामने कौन खड़ा था? सोवियत आर्मीज खड़ी थी। तो सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राद। सोवियत रेड आर्मी जो थी उसने इन्फ्लिक्ट किया एक क्रशिंग एंड, यानी सोवियत रेड आर्मी ने पूरे तरीके से कुचल दिया और जर्मनी को स्टालिनग्राद में हरा दिया। जर्मनी को हराने के बाद सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स। उसने जर्मन सोल्जर्स को रिट्रीट करने का सोचा अनटिल दे रीच द हार्ट, यानी उसने जर्मनी के जो सैनिक थे यानी जर्मन्स जो थे उनको वहाँ तक भगाया जब तक कि वो अपनी राजधानी यानी कि अपनी जो कैपिटल है उसमें नहीं पहुँच गए। एस्टैब्लिशिंग सोवियत ह्यूज मनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर अ हाफ अ सेंचुरी देयर आफ्टर। इस्टेब्लिशिंग यानी कि अब उसने सोवियत हेजमनी को डेवलप किया। मीनवाइल द यूएसए जो है वो अब इस समय इन्वॉल्व, यूएसए जो है अभी तक उसने मना किया हुआ था कि वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द, यानी यहाँ पर जर्मनी ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। इतनी बड़ी शक्ति से उसने जो है पंगा ले लिया था, इतनी बड़ी शक्ति से उसने फैसला किया था लड़ने का। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉज्ड। और ये क्योंकि अमेरिका जो है वो इसमें इसलिए इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था क्योंकि अभी तक तो उसकी वो वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी जिन प्रॉब्लम्स की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने से हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ब्लंडर्स आए थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई थी। तो उनकी भी अभी जो कह सकते हैं कि उनकी जो सॉल्यूशन है वो नहीं हुआ था। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वॉर से पीछे नहीं हट पाया। जापान वॉज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। जापान जो है वो अपनी पावर्स को ईस्ट में, जापान अपनी पावर को ईस्ट साइड में इंक्रीज़ कर रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना, और जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया था फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएस नेवल बेसिस। और अब वो यूएस के नेवल बेसिस पर पैसिफिक ओशियन के अंदर वो ट्राई कर रहा था कि अब अमेरिका पर भी क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। फ्रेंच इंडो चाइना पर तो उसने आक्रमण कर ही लिया था। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, और जब जापान हिटलर को अपना सपोर्ट देने लगा यानी जर्मनी को सपोर्ट देने लगा, एंड बॉम्ब्ड द यूएस बेस एट द पर्ल हार्बर, और यूएस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्बर था, जो कोस्टल लाइन था पर्ल हार्बर, उसने उस पर क्या कर दी, बॉम्बिंग कर दी। तो अमेरिका जो था वो उस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में बौखला गया और वो भी कूद पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो यूएस ने एंट्री की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब इससे पहले तक वो जो था वो दूर ही था इस वॉर से। द वॉर एंडेड इन 1945 विद हिटलर्स डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बम ऑन हिरोशिमा इन जापान। यूएस ने जब ड्रॉप किया बम को, यानी उसने एटम बॉम्ब गिराए थे, कहाँ पर उसने एटम बॉम्ब गिराए थे, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त एंड 9 अगस्त को, क्योंकि जापान जो था वो उस समय हिटलर का साथ दे रहा था और यूएस के जो हार्बर्स हैं उनको बर्बाद कर रहा था। तो इस वजह से जो यूएस था वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया जापान से। फ्रॉम द ब्रीफ अकाउंट ऑफ वॉट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी हुआ, वी नाउ रिटर्न टू हेलमत। जो भी हुआ हिरोशिमा के ज़रिए जापान जो है उसमें काफ़ी तबाही हुई। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखते हैं इसमें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, वो हमने देख लिया। अब हम हेलमत और उसके फादर की स्टोरी पर आते हैं, जो कि नाजी की क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर, उसमें क्या हुआ था उसका एक कह सकते हैं जीता जागता एविडेंस है। सो यहाँ तक हम हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नाजीज़ वर्ल्ड व्यू। नाजीज़ का जो वर्ल्ड व्यू है वो क्या था, इसको अब हम देखेंगे। देखिए आपको ये जो थोड़ा थोड़ा जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको जो एक टॉपिक, यानी अब आपके 2 पार्ट्स हो गए हैं इस चैप्टर के, और शायद 6-7 पार्ट हैं इसमें, 4-5 ही पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं आपके नाजिज़ में हिटलर में। अब जो ये आपके 5 पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में से आपके 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इन दोनों पार्ट्स के आपको स्टोरी वाइज आपको नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कंप्लीट चैप्टर के एक साथ, एक पार्ट के आप नोट्स बनाइए, फिर दूसरे पार्ट के स्टोरी वाइज आप नोट्स बनाइए, और नोट्स जो होंगे आपके वो पॉइंट्स में होने चाहिए। पॉइंट्स में नोट्स बनाएं और उनको डेली लर्न करें, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को एक साथ लर्न करने बैठेंगे तो आपको कुछ भी लर्न नहीं रहेगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और कंप्लीट लर्न करते हुए उसको पढ़ेंगे। तो एक साथ स्टोरी इसकी लर्न कर लीजिए। आज की जो स्टोरी थी वो अपने काफ़ी इंटरेस्टिंग थी हिटलर के बारे में, तो इसको अच्छे से लर्न करना, 2 टाइम इसको रीड करना है आपको, फिर स्टोरी को बोलना है, और इस तरीके से आपको इसको चैप्टर को कंप्लीट करना है। सो कल हम पढ़ेंगे, कल की जो वीडियो है उसमें 3rd पॉइंट पढ़ेंगे, द नाजीज़ वर्ल्ड व्यू। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।